नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के रिवीजन का ये हमारा 13वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जून महीने के ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चैलेंजर डीप के बारे में है। चैलेंजर डीप क्या है? ये देखो, ओशन में सबसे गहरा पॉइंट है। क्या कंटेस्ट है? कैथी सुलिवन। ये देखो, फर्स्ट अमेरिकन महिला है जिन्होंने स्पेस में वॉक किया। इसके साथ साथ कैथी सुलिवन अब पहली ऐसी महिला बन गई हैं जो चैलेंजर डीप पर पहुंची। मैं फिर से बोलता हूं, चैलेंजर डीप जो है वो ओशन में सबसे गहरा पॉइंट है। कहां पे है इसकी लोकेशन? ये देखो, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मेरियाना ट्रेंच के साउदर्न एंड पर है। आप इस मैप को ध्यान से देखिए। यहां पर है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और ये है मेरियाना ट्रेंच। इसके साउदर्न एंड पर है ये चैलेंजर डीप। ओशन का सबसे गहरा पॉइंट। कितना गहरा? 10,984 मीटर गहरा। इतनी ऊंची तो देखो माउंट एवरेस्ट भी नहीं है। जब देखो हम डीप ओशनिक एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें नए नए रिसोर्सेज के बारे में पता लगता है। उनसे हम मेडिकल ड्रग्स बना सकते हैं, फूड, एनर्जी रिसोर्सेज, दूसरे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हमें यह भी पता लगता है कि अर्थक्वेक्स कब आ सकते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें, अर्थक्वेक्स और सुनामीज को प्रेडिक्ट करने में हमें सहायता मिलती है। ये पता लगता है कैसे हम अर्थ एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं और कैसे अर्थ के एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमने बात की चैलेंजर डीप के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अमलतास, जिसको इंडियन लेबरनम भी कहा जाता है, इस ट्री के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है, इस गर्मियों में अमलतास या फिर इंडियन लेबरनम खिलने स्टार्ट हो गए हैं। हम इस ट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। द हिंदू में एक बड़ा सा आर्टिकल पब्लिश हुआ था इस ट्री के ऊपर। मेनली देखो, अमलतास जो हैं मूल निवासी हैं साउथ ईस्ट एशिया के। मतलब नेचुरली ये ट्री वहीं का है, लेकिन इंडिया में और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इस ट्री की जो प्रेजेंस है काफ़ी ज़्यादा है। सिटीज़ में भी ये ट्रीज़ देखने को मिलता है। सिटीज़ के अलावा मॉइस्ट और ड्राई फॉरेस्ट में भी इस ट्री की प्रेजेंस देखने को मिलती है। जब ये पेड़ खिलते हैं तो पीले कलर के सुगंधित फूलों के झुंड देखने को मिलते हैं इस अमलतास ट्री के ऊपर। और फूल में 5 पत्तियां होती हैं। इसके साथ साथ खिलने पर सिलेंड्रिकल फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। अमलतास को काफ़ी नामों से जाना जाता है, जैसे इंडियन लेबरनम, गोल्डन शावर, पर्जिंग फिस्तुला, पर्डलिंग पाइप ट्री, गिरमाला, राजब्रिक, अलस, कियार, किरवारा अली। ये सब कॉमन नाम हैं इस ट्री के। ये देखो, स्टेट फूल है केरला का। मार्च से मई के बीच में बिल्कुल कुछ ही दिनों के लिए ये जो ट्री है लीफलेस हो जाता है। मतलब पत्तियां झड़ जाती हैं सारी इस ट्री की। नई पत्तियां जो आती हैं वो चमकदार होती हैं, लेकिन जैसे जैसे पत्तियां मैच्योर होती हैं चमक कम होने लगती हैं और मोस्टली जो पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन कई सारी पत्तियों में रंग फीका भी होता है। फूल उगते हैं इस ट्री के ऊपर अप्रैल से लेकर जून के बीच में। वैसे तो देखो, मेनली ये जो पेड़ हैं ये एस्थेटिक पर्पजेस के लिए होता है। मतलब एक ऑर्नामेंटल के लिए, डेकोरेटिव पर्पज के लिए, सजावट के लिए। लेकिन इस पेड़ के कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। इस पेड़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है कुछ मैमल्स के द्वारा, मक्खियों के द्वारा और बटरफ्लाइज के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आंबरनेया रिवर में ऑयल स्पिल से संबंधित है। देखो, ये रशिया की रिवर है आंबरनेया। इसमें बहुत सारा ऑयल स्पिल हो गया है। ऑलमोस्ट 20,000 टन डीजल ऑयल। इस नदी का जो पानी है वो सफ़ेद से लाल में कन्वर्ट हो गया है। आप देखो यहाँ पर। चिंता की बात देखो ये भी है, ये रिवर जो है साइबेरियन पेनिनसुला से होकर गुजरती है, जहाँ पर अभी तक इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैला था। लेकिन इस ऑयल स्पिल के कारण बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचेगा।
कैसे ये ऑयल स्पिल हुआ इस अंबर नया रिवर में? देखो, रशिया में एक सिटी है नोरिल्स्क। इस सिटी में परमाफॉरेस्ट के ऊपर एक थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना हुआ था। परमाफॉरेस्ट का क्या मतलब होता है? जब देखो ग्राउंड फ्रोजन स्टेट में होता है, बिल्कुल जमा हुआ होता है, उसे परमाफॉरेस्ट कहा जाता है। बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, जब ग्राउंड फ्रोजन स्टेट में होता है 2 या फिर 2 से अधिक सालों के लिए लगातार, तो उसे परमाफॉरेस्ट कहा जाता है। परमाफॉरेस्ट एक प्रकार से मिश्रण होता है रॉक, सॉइल, सेडिमेंट्स, आइस के अलग अलग टुकड़ों का। आइस क्या करती है? रॉक, सॉइल, सेडिमेंट्स इन सबको आपस में जोड़ती हैं और ग्राउंड बिल्कुल फ्रोजन स्टेट में रहता है 2 या 2 से अधिक सालों के लिए लगातार। काफ़ी बार तो देखो ग्राउंड फ्रोजन स्टेट में रहता है 10 से ज़्यादा साल के लिए, हंड्रेड्स साल के लिए या फिर हज़ारों साल के लिए। तो इस प्रकार के परमाफॉरेस्ट पे ये थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना हुआ था और इस पावर प्लांट में ऑयल का एक टैंक था। ऑयल के टैंक में पिल्लर धंसने से ये ऑयल स्पिल हो गया, यानी ऑयल का बिखराव हो गया। सारा ऑयल आ गया कहाँ पर? इस अंबर नया रिवर में। ये अंबर नया रिवर जो है आगे एक झील में गिरती है, तो खतरा ये है वहाँ पर भी ऑयल आ जाएगा और बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अथिरापल्ली वाटरफॉल्स के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? केरला की सरकार ने अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है। 163 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। काफ़ी कंट्रोवर्सी थी इस प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन अब केरला की सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। देखो, ये फेमस अथिरापल्ली वाटरफॉल्स जो हैं ये चालाकुडी रिवर के ऊपर लोकेटेड है केरला के थ्रीसर डिस्ट्रिक्ट में। सिग्निफिकेंस क्या है? ये केरला के लार्जेस्ट वाटरफॉल्स हैं, ऊंचाई 80 फीट है, निकनेम है नियाग्रा ऑफ इंडिया। कंट्रोवर्सी ये है कि अगर ये डैम इस्टेब्लिश होता है तो कादर ट्राइबल ग्रुप के लोग जो आसपास रहते हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे और वैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने के बाद इसके आसपास जो क्रूशियल बायोडाइवर्सिटी है वो भी प्रभावित हो सकती है और ये एरिया वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 में आता है। तो इस वजह से अप्रूवल नहीं मिल रहा था इस प्रोजेक्ट को, लेकिन अब मिल गया है। नेक्स्ट आर्टिकल दौलत बेग ओल्दी के बारे में है। ये देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन ये इश्यू बार बार आ रहा है तो मैपिंग के लिहाज से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली में चाइना देखो LAC के पास अपनी साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है, लेकिन इंडिया LAC पर इंडिया की साइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगा है पिछले कुछ सालों में। आप ये रोड देखिए, ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ले है, इसके बाद ये है दारबुक, यहाँ पे शोक है, शोक रिवर भी है, आपने सुना होगा इंडस की ट्रिब्यूटरी, और आगे ये है मुर्गो। और ये पूरा रोड जो है यहाँ से यहाँ तक, दारबुक से लेके आगे बिल्कुल लास्ट तक, ये जो बड़ी सी लोकेशन है ये है दौलत बेग ओल्दी। यहाँ पे एक एयर स्ट्रिप है ऑलमोस्ट 16,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पे एक प्लेट्यू बनता है, पठार बनता है। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक एयर स्ट्रिप इस्टेब्लिश करके रखी है जरूरी सामान यहाँ पर पहुँचाने के लिए। ये देखो, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है दौलत बेग ओल्दी में। इसी रोड के कंस्ट्रक्शन को लेके चाइना के कंसर्न्स हैं। चाइना ने खुद ने तो रोड बना ली, अपने साइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, लेकिन चाइना चाहता है कि इंडिया ना डेवलप कर पाए। इसके बाद कहा जाता है आर्टिकल में DBO जो है यानी दौलत बेग ओल्दी, जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इसे आर्मी की भाषा में सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है। और एक बार देखो इस पॉइंट तक रोड बन जाती है तो सामान को हम बहुत आसानी से पहुंचा सकेंगे। अभी तो देखो यहाँ तक सामान पहुंचाने के लिए जो एयर स्ट्रिप है ये मेन सोर्स है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही एयरक्राफ्ट उतर पाते हैं, सभी एयरक्राफ्ट नहीं उतर पाते हैं, तो सामान पहुंचाने में यहाँ पर दिक्कत आती है। नाम भी दिया हुआ है जैसे C-130J या फिर कुछ हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट दूसरे जो हैं वो उतर पाते हैं, बट दिक्कत आती है। लेकिन रोड बनने के बाद हम आसानी से सामान यहाँ पर पहुँचा पाएंगे।
ये देखो डीबीओ जो है दौलत बेग ओल्दी, ये एलएसी से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पूरे रोड का काम पहले स्टार्ट हुआ था 2000 में। ये पूरा जो रोड है दरबुक से लेके शोक के लेके बिल्कुल लास्ट में दौलत बेग ओल्दी, इस पूरे रोड का काम पहले 2000 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट होना था 2012 तक। लेकिन काफ़ी दिक्कत आई। जो ये शोक रिवर है इंडस की ट्रिब्यूटरी, इसका रिवर बेड जो है वो चेंज होता रहता है फ्लड की वजह से, तो इसलिए रोड बनाने में काफ़ी दिक्कत आई। बट बाद में रोड के डिज़ाइन को बदला गया, रोड को थोड़ा दूर रखा गया शोक के रिवर बेड से। पिछले साल अक्टूबर में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 430 मीटर का एक कर्नल चिवांग रिंगचैन ब्रिज इनाग्रेट किया, जो कि जोड़ता है डरबुक को डीबीओ से। डीबीओ मतलब दौलत बेग ओल्दी। अब पॉइंट ये है, चाइना के विरोध के बावजूद हमने इस रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बंद नहीं किया है, बल्कि इंडिया और ज्यादा तेजी से इस रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। एक बार ये रोड बन जाता है तो अक्सई चीन के साथ लगता जो एरिया है, जैसे चिपचैप रिवर, जीवन नाला, इनको इंडिया आसानी से मॉनिटर कर सकता है और ट्रूप्स को काफ़ी तेजी से डिप्लॉय कर सकता है जरूरत पड़ने पर, अगर इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशंस क्रिएट होती हैं। तो ये हमने डिटेल से कुछ मैपिंग से संबंधित लोकेशंस की बात की। इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैपिंग से संबंधित है डेप्सांग प्लेन्स के बारे में। लोकेशन पहले आप देख लीजिए डेप्सांग प्लेन्स की। देखो ये जो एरिया है ये अभी चाइना के कंट्रोल में है, अक्साई चीन का पार्ट है, और यहाँ पे है डेप्सांग प्लेन्स। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी। डेप्सांग प्लेन्स देखो ऐसा एरिया है जहाँ पे लाइट आर्मर व्हीकल्स, इस प्रकार के जो लाइट आर्मर व्हीकल्स हैं आसानी से मूव कर सकते हैं। इसलिए देखो डेप्सांग प्लेन्स में अगर चाइना की आर्मी के द्वारा किसी भी प्रकार का बिल्डअप किया जाता है, बिल्डअप मतलब कोई टेम्परेरी कैंप इस्टाब्लिश किया जाता है या फिर टेंट लगाए जाते हैं, तो इंडिया के लिए काफ़ी चिंता की बात हो जाती है। अभी अगर आप पूछो कि डेप्सांग प्लेन्स पर किसका कब्जा है, देखो ज़्यादातर जो डेप्सांग प्लेन्स हैं 1962 के बाद से चाइना के पास हैं और अक्साई चीन का पार्ट है। अक्साई चीन जैसा आपको पता है इंडिया का क्लेम है इस एरिया के ऊपर, लेकिन अभी अक्साई चीन चाइना के पास है। लेकिन डेप्सांग प्लेन्स का वेस्टर्न जो पोर्शन है वो इंडिया के पास है। अब कंटेस्ट की बात करें, डेप्सांग प्लेन्स में ही चाइना की आर्मी अच्छी खासी संख्या में जमा है और उन्होंने एक प्रकार का सेटअप अपना वहाँ पर लगा लिया है। सामने इंडिया की आर्मी है अच्छी खासी संख्या में, और स्टैंड ऑफ है फिलहाल डेप्सांग प्लेन्स में इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में। ये लोकेशंस देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दौलत बेग ओल्दी, डेप्सांग प्लेन्स, गलवान वैली, इन सब के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। वैसे देखो 2013 में भी ऐसा ही हुआ था। 2013 में चाइना की आर्मी के जवान डेप्सांग प्लेन्स में काफ़ी आगे तक आ गए थे और उन्होंने टेंट इस्टाब्लिश किया था, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बातचीत हुई थी और बाद में चाइना की आर्मी यहाँ से वापस चली गई थी, और इसी प्रकार से विवाद को सुलझाने की अभी भी कोशिश चल रही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आई फ्लो मुंबई के बारे में है। आई फ्लो का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। क्या कंटेस्ट है? देखो हमारे देश का चेन्नई पहला शहर था जहाँ पे ये इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम इस्टाब्लिश हुआ था। अब देश में मुंबई दूसरा ऐसा शहर बन गया है जहाँ पे आई फ्लो यानी फ्लड वार्निंग सिस्टम इस्टाब्लिश हुआ है। इस फ्लड वार्निंग सिस्टम में मुंबई में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कैप्चर किया जाएगा और उसके आधार पर वार्निंग दी जाएगी कि मुंबई में फ्लड आने की संभावना कैसी है, ज़्यादा है, कम है। किसके द्वारा ये सिस्टम डेवलप किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के साथ कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश करके ये आई फ्लो सिस्टम इस्टाब्लिश किया गया है। इसमें 7 मॉड्यूल्स हैं: डेटा एसिमुलेशन, फ्लड, इनंडेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डिसेमिनेशन और सबसे लास्ट में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये जो मॉड्यूल हैं ये तो देखो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछेगी तो इस प्रकार से पूछ सकती है, ये आई फ्लो जो है अभी देश के कौन कौन से शहरों में है, 2 शहरों में है, किससे संबंधित है, फ्लड की वार्निंग से संबंधित है, कौन कौन से 2 शहरों में है, चेन्नई में और मुंबई में। सबसे पहले कहाँ पे आया? चेन्नई में आया। किसके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया? मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के साथ मिलकर। नेक्स्ट आर्टिकल कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, जो पाक अधिकृत कश्मीर है यानी पीयूके, यहाँ पर झेलम रिवर के ऊपर चाइना के द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत ये कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी होगी 1124 मेगावाट, मतलब इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 1124 मेगावाट पावर प्रोड्यूस होगी। चूँकि देखो, पाक अधिकृत कश्मीर ये इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो इंडिया ने अपने कंसर्न्स रेज किए हैं खास करके चाइना से कि भैया आप हमसे पूछे बिना इस एरिया में कैसे ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो, क्योंकि हमारे अनुसार इस पार्ट पर हमारा क्लेम है और पाकिस्तान ने गलत तरीके से इस एरिया पर कब्जा करके रखा है। रिवर का नाम याद रखिएगा, झेलम रिवर के ऊपर है ये कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 3 पक्षीय एग्रीमेंट साइन हुआ है इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए। सबसे पहले चाइना की 3 जॉर्जिस कॉरपोरेशन, दूसरे नंबर पे पाक अधिकृत कश्मीर में जो अथॉरिटीज़ हैं वो, और तीसरे नंबर पे प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड। चाइना पाकिस्तान एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ऑलमोस्ट 5 बिलियन यूनिट्स, इसको पाकिस्तान के कंज्यूमर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इंडोनेशिया के माउंट मेरापी के बारे में है। ये जो माउंट मेरापी है, ये देखो एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं, वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें पिछले 10,000 सालों में कम से कम एक बार इरप्शन जरूर हुआ है। अभी कंटेक्स्ट ये है, उड़ीसा का ये जो माउंट मेरापी है, इसमें 21 जून 2020 को इरप्शन देखने को मिला। आसपास के पूरे इलाकों से लोगों को कहा गया आप घर से बाहर ना निकलिए, और बिल्कुल जो नज़दीक के एरिया से वहाँ से तो लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। हवा में बिल्कुल काला धुआं हो गया इस ज्वालामुखी के इरप्शन के बाद। वैसे देखो, इंडोनेशिया में टोटल 130 एक्टिव वोल्केनोज हैं, और उसमें से मोस्ट एक्टिव यही है माउंट मेरापी। आप मैप देखिए, जो जावा आइलैंड है इसके बिल्कुल सेंटर में पड़ता है ये माउंट मेरापी, और इंडोनेशिया की जो कल्चरल कैपिटल है योग्यकार्ता, उसके भी सेंटर में पड़ता है। ये वोल्केनो 2911 मीटर तक ऊंचा है, और निचले एरिया में काफ़ी डेंस वेजिटेशन है, और स्लोप काफ़ी स्टीप है, आप देख सकते हो। इससे पहले देखो 2010 में भी इस वोल्केनो का इरप्शन हुआ था, और उस समय 300 लोगों की डेथ हो गई थी। ऑलमोस्ट 3 लाख रेजिडेंट्स को यहाँ से जल्दबाजी में इवैक्यूएट किया गया था। तो लोकेशन अगर यूपीएससी पूछ लेती है माउंट मेरापी की, तो आप बता सकते हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल साइक्लोन निसर्ग के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नॉर्थ महाराष्ट्र और साउथ गुजरात के कोस्ट पर यह साइक्लोन निसर्ग टकराया। अच्छी बात देखो ये रही, बंगाल की खाड़ी में यानी ईस्टर्न कोस्ट पर जो साइक्लोन आया था अम्फान, उसके अपेक्षाकृत ये निसर्ग साइक्लोन इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा वीक था, तो नुकसान नहीं हुआ। देखो, ये अम्फान साइक्लोन जो आया था, इससे काफ़ी नुकसान हुआ, खास करके कोलकाता शहर में। यूपीएससी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर रिलेटिवली कम साइक्लोन्स आते हैं, कम इंटेंसिटी के साइक्लोन्स आते हैं अरेबियन सी में, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट पर यानी बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? इसके देखो 2-3 मुख्य कारण हैं। सबसे मेन जो कारण है वो ये है, अरेबियन सी में पानी का जो टेम्परेचर है वो कम है,
जबकि बंगाल की खाड़ी में पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, मतलब अनुकूल कंडीशंस हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। दूसरा, अरेबियन सी में पानी में जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा है, जबकि बंगाल की खाड़ी में काफ़ी सारी नदियाँ खिरती हैं, इसलिए वहाँ पर सैलिनिटी रिलेटिवली कम है। और पानी में देखो, जब सैलिनिटी कम होती है वो पानी जल्दी गर्म होता है, इवापोरेट भी जल्दी होता है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट के द्वारा ये भी माना जाता है कि पैसिफिक ओशन में जो टाइफून्स इमर्ज होते हैं वो भी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखो, ये 2-3 रीज़न जो साइंटिस्ट के द्वारा बताए जाते हैं हमने डिस्कस किए क्यों बंगाल की खाड़ी में रिलेटिवली ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। हालांकि रीजंस और भी ज़्यादा काफ़ी हो सकते हैं। सुबह ओनली इस चैनल पे साइक्लोन से संबंधित ये वीडियो आई थी, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी साइक्लोन्स से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सेनेकाकू आइलैंड्स के बारे में है। सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए ईस्ट चाइना सी में सेनेकाकू आइलैंड्स की। ये है ईस्ट चाइना सी और यहाँ पर है सेनेकाकू आइलैंड्स। सेनेकाकू आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है चाइना और जापान के बीच। 1972 के बाद से ही इन आइलैंड्स का कंट्रोल जापान के पास है। बट ना सिर्फ चाइना बल्कि ताइवान भी ये क्लेम करता है ये आइलैंड्स हमारी टेरिटरी का पार्ट है, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। आप लोकेशन देखिए, देखो ये जो लाल लाइन है, जापान का मानना है कि ये सारा एरिया हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसे आपको पता है किसी भी देश के कोस्ट से लेके आगे तक 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। जबकि चाइना का ये बोलना है ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है इसके अंदर का ये सारा एरिया हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, मतलब सेनेकाकू जो आइलैंड्स हैं वो हमारे एरिया में आते हैं। और देखो, बल्कि चाइना इन आइलैंड्स को सेनेकाकू आइलैंड्स बोलता ही नहीं है, चाइना इन आइलैंड्स को बोलता है दियाओऊ आइलैंड्स। यहाँ पर देखो, जापान के लोग इन आइलैंड्स को बोलते हैं सेनेकाकू आइलैंड्स, चाइना के लोग और ताइवान के लोग एवं इनकी सरकारें इन आइलैंड्स को बोलते हैं दियाओऊ आइलैंड्स। अभी ये डिस्प्यूट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है क्योंकि जापान ने एक प्लान को अप्रूवल दिया है। जापान में जिस एरिया में ये सेनेकाकू आइलैंड्स आते हैं उसका नाम है तोनोशिरो आइलैंड्स। अब जापान ने जो प्लान अप्रूवल दिया है उसके अनुसार उस एरिया का नाम बदल के रखा जाएगा तोनोशिरो सेनेकाकू, जिस एरिया में अभी फिलहाल ये आइलैंड्स आते हैं। इन आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस देखो इसलिए भी ज़्यादा है, माना जाता है क्योंकि ये आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में हैं, यहाँ पर क्रूड ऑयल के काफ़ी ज़्यादा भंडार हैं। और ये आइलैंड्स जहाँ पर हैं वहाँ पर सी लेन्स की इंपॉर्टेंट लेन्स गुजरती हैं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में पड़ते हैं ये आइलैंड्स। तो स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी ये आइलैंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। मछलियाँ अगर यहाँ से पकड़ी जाएं तो काफ़ी अच्छी खासी मछलियाँ यहाँ से पकड़ी जा सकती हैं। तो इसी वजह से लंबे समय से जापान और चाइना के बीच, वैसे जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, ताइवान भी इन आइलैंड्स पर अपना क्लेम करता है। अभी ये आइलैंड्स जापान में ओकिनावा प्रीफेक्चर में इशिगाकी सिटी में पड़ते हैं। जापान में देखो टोटल 47 प्रीफेक्चर्स हैं, ये उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। तो ओकिनावा प्रीफेक्चर में इशिगाकी सिटी में ये सेनेकाकू आइलैंड्स आते हैं जापान में। नेक्स्ट आर्टिकल मैपिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सोकोत्रा आइलैंड के बारे में। क्या कंटेस्ट है? येमेन में देखो जो साउदर्न सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने सोकोत्रा आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। आप लोकेशन देखिए सोकोत्रा आइलैंड की, ये मैप है और यहाँ पर सोकोत्रा आर्किपिलगो है। सोकोत्रा आर्किपिलगो में 4 आइलैंड्स हैं
जिसमें से सबसे बड़ा आइलैंड है सोकोत्रा। सोकोत्रा आर्किपिलगो का ऑलमोस्ट 95% जो एरिया है वो इसी आइलैंड में आता है, सोकोत्रा आइलैंड। ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडाब, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये नीचे सोमालिया है, ये अरेबियन पेनिनसुला है और इसी के पास है ये सोकोत्रा आइलैंड। कौन से देश में है? येमन में। अभी यहाँ पर सेपरेटिस्ट ने कब्जा कर लिया है। सोकोत्रा आइलैंड को 2008 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया गया था। चलते हैं आगे। आर्टिकल है उकई डैम के बारे में। क्या कंटेस्ट है? 46 सालों में पहली बार ये ऐसा हुआ है कि उकई डैम का जो वाटर लेवल है वो 319.86 फीट तक पहुंच गया है। इस वजह से आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उकई डैम ये देखो गुजरात में सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वर है। सरदार सरोवर डैम के बाद सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में सबसे बड़ा रिजर्वर है। कौन से रिवर के ऊपर है उकई डैम? ये देखो तापी रिवर के ऊपर है। इसे बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये अर्थ कम मैसनरी डैम है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1972 में। हम तापी रिवर के बारे में बात करें, ये देखो उन 3 पेनिनसुलर नदियों में से एक है जो ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती हैं। यहाँ पर आप मैप देखिए, ये तापी रिवर है, ये ईस्ट से वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव गिरती है गल्फ ऑफ कैम्बे में, जो कि है अरेबियन सी में। गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में ये अरेबियन सी में गिरती हैं। इसके अलावा 2 और कौन सी पेनिनसुलर नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती हैं? माही और नर्मदा। वैसे एक बात है, छोटी छोटी नदियां तो काफ़ी हैं जो ईस्ट से वेस्ट में मूव करती हैं, छोटी हैं। हो सकता है राइटर यहाँ पे मेजर रिवर की बात करते हों कि 3 मेजर पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि नीचे जो रिवर्स अरेबियन सी में गिरती हैं वो सीधा इस प्रकार से उनकी ट्राजेक्टरी नहीं होती, ईस्ट टू वेस्ट। उनकी ट्राजेक्टरी कुछ इस प्रकार से होती है, पहले वो नॉर्थ से आती हैं फिर ऐसे मूव करती हैं, या फिर साउथ से आती हैं फिर ऐसे मूव करती हैं। ये भी रीज़न हो सकता है। ये एक्चुअली थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये जो लाइन राइटर ने बोली है कि सिर्फ 3 पेनिनसुलर रिवर्स ऐसी हैं जो ईस्ट से वेस्ट में मूव करती हैं, वो किस संदर्भ में उन्होंने बोली है, कौन कौन से फैक्टर्स को वो काउंट कर रहे हैं और कौन से फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तापी रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं, गिरना रिवर, पूर्णा रिवर, पंजारा रिवर, बोरी रिवर, वागूर रिवर, अनेर रिवर, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं तापी रिवर की। कहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं? साउदर्न मध्य प्रदेश में सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के ईस्टर्न पोर्शन से ये जो तापी रिवर है ये ओरिजिनेट होती हैं। आप इतना ज़रूर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और सतपुड़ा माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट आर्टिकल वंशाधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, वंशाधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट 2 राज्यों के बीच है, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा उड़ीसा। तय ये हुआ है इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में मिलेंगे ताकि इस रिवर के पानी के बंटवारे को लेके जो भी डिफरेंसेस हैं दोनों राज्यों के बीच उनका निपटारा हो सके। तो इस रिवर से संबंधित हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये जो वंशाधारा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। ये एक तरफ गोदावरी और दूसरी तरफ ऋषिकुल्या, इन दोनों रिवर्स के बीच से होकर गुजरती हैं। टोटल लेंथ है इस रिवर की ऑलमोस्ट 254 किलोमीटर, 254। टोटल कैचमेंट एरिया जो है इस रिवर का वो है 10,830 स्क्वायर किलोमीटर। कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है किसी रिवर का जहां से वो रिवर पानी इकट्ठा करती है। ये देखो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। कहाँ पे गिरती है? आंध्र प्रदेश में कलिंगापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये वंशाधारा रिवर। ये देखो नॉर्थ ईस्टर्न आंध्रा की मेन रिवर है और इस रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट है बोडेपल्ली राजगोपाला राव प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश रीजन की इरिगेशन संबंधित जरूरतों को पूरा करता है।
और इंफॉर्मेशन इस रिवर के बारे में। देखो, आंध्र प्रदेश इस रिवर पर एक ब्रिज बनाना चाहता है। ब्रिज का नाम है निराड़ी ब्रिज। आप ये स्लाइड देखिए। निराड़ी ब्रिज बनाना चाहता है आंध्र प्रदेश इस रिवर के ऊपर, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर उड़ीसा अपनी कंसेंट देता है। उड़ीसा का आर्गुमेंट ये है, अगर देखो फ्लड को फ्लो करने के लिए नहर बनाई जाएगी तो इस रिवर का जो रिवर बेड एरिया है वो प्रभावित होगा, और इससे रिवर के आसपास एरिया में जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए उड़ीसा के थोड़े कंसर्न्स हैं इस निराड़ी ब्रिज को लेके और फ्लड फ्लो कैनल को लेके। ये रिवर वैसे देखो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच बाउंड्री भी बनाती है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया वंशाधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।